हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ द यूपी एपीयू एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड एज़ पर देयर ओन शेड्यूल और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे एक एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, जहां पे सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे रखा जा रहा है कि हर वो सवाल जिसके कि पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। अब ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आमतौर पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा उन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके लैटिन मैगजीन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके केस लॉज हैं, या जो भी इम्पोर्टेंट आपके इलस्ट्रेशन है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के हम जब कभी भी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि उस एमसीक्यू का एग्जैक्ट आंसर क्या है, बल्कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आखिर वो एमसीक्यू इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से फ्रेम किया गया है और उस सेक्शन में उसके अलावा और भी किन किन बातों का जिक्र किया गया है। ऐसा हो सकता है कि एज इट इज़ वो सवाल इस बार आपसे ना पूछे, लेकिन इस बात की संभावना मैक्सिमम रहती है कि आमतौर पे जिस सेक्शन को उन्होंने प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम में टच किया है, इस बार भी वो उन्हीं सेक्शंस को टच करेंगे। ये बात अलग है कि क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन को पूछने का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। तो आइए आज की सीरीज़ में इंडियन एविडेंस एक्ट के उन महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं जिनको कि एक सवाल के रूप में आपके सामने पेश किया गया है, जहां पर मैं रवि झा सिर्फ आपसे सवाल और उसके जवाब के बारे में ही चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि वो पूरा का पूरा सेक्शंस भी मैं आपके साथ रीड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर इस सवाल का जवाब आखिर ये है, तो आखिर यही क्यों है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आपके पहले सवाल को, जो आपकी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला सवाल आपके सामने निकल कर आ रहा है, बेसिकली वो बात कर रहा है आपके डाइंग डिक्लेरेशन की। अब यहाँ पर कहा गया है कि आमतौर पे जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो आपका एडमिसिबल तो होता है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत एडमिसिबल होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइंग डिक्लेरेशन का जो जिक्र किया गया है वो आमतौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के क्लॉज 1 के तहत किया गया है। ये बात अलग है कि इन जनरल हम इसे सेक्शन 32 ही मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे सामने विकल्प के रूप में सेक्शन 20 है, 25 है, 32 है और 35 है। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जो सेक्शन 32 का क्लॉज 1 है वो सबसे ज़्यादा नियर बाई है आपके सेक्शन 32 के। अब आइए देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन आपका कहता क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक्शन 32 का क्लॉज 1 बात करता है व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि आमतौर पे एक ऐसा डिक्लेरेशन जो मरने वाले व्यक्ति की मौत की वजह के बारे में दुनिया को बताता है, तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन है। अब अगर हम इसके डायरेक्ट वर्जन को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी रहती है वो अपने मरने से पहले एक स्टेटमेंट को बनाता है और उस स्टेटमेंट के अंदर वो इस बात का भी जिक्र करता है कि आखिर उसकी मौत की वजह किन परिस्थितियों में हुई है, वो मौत को किस वजह से प्राप्त किया और उसके मौत की वजह क्या है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल सके जिसके सामने कि वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि आखिर ये पर्टिकुलरली कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये आती है कि आमतौर पे जब ये व्यक्ति इस स्टेटमेंट को सेक्शन 32 के क्लॉज 1 के अंतर्गत मेक आउट करता है, उस वक्त उसे एक प्रकार की एक्सपेक्टेशन रहती है, यानी कि उसे एक प्रकार का अनुमान होता है कि अब या तब उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। तो यहाँ पे आप लोग के पास अगर डायरेक्ट है तो सेक्शन 32 के क्लॉज 1 को बहुत बारीकी से ना सिर्फ पढ़िए बल्कि उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इससे एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। आइए अब देखते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका डाइंग डिक्लेरेशन से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड
ट्रू फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट आपके सामने रखे गए हैं, लेकिन इसके अंदर से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन सारे स्टेटमेंट में से सबसे बेहतरीन और सत्य स्टेटमेंट कौन सा है आपके डाइंग डिक्लेरेशन के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ये कहता है डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल बेसिस ऑफ द कन्विक्शन। भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है सिर्फ एक आधार नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति को सज़ा दिलाने का। अब यहाँ पे अगर ये सिर्फ कैन वर्ड होता तो शायद ये ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन कैन के बाद इन्होंने जो नॉट लगा दिया है तो इससे इसकी जो दिशा है पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है। दूसरे पार्ट में भी सेम उसी बात को एक अलग तरीके से पेश किया गया है कि अनलेस corroborated cannot be used as a sole basis of the conviction, यानी यहाँ पे भी आमतौर पे कहीं ना कहीं डाइंग डिक्लेरेशन के वेरासिटी के ऊपर या उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल उठाया गया है। दूसरे पारे में बात की गई है डाइंग डिक्लेरेशन विच इज़ ब्रीफ मस्ट बी डिस्कार्डेड। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर एक व्यक्ति ने संक्षिप्त में अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को कन्वे कर दिया इससे पहले कि वो मर जाए तो उस आधार पे उसके स्टेटमेंट को हम डिस्कार्ड कर दें या हम उसको नष्ट कर दें। अब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, व्हेन आई विटनेस affirms that the disease was not in fit state to make that declaration, medical opinion cannot prevail। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो आई विटनेस है जिसने इस बात को प्रमाणित किया है या इसने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस वक्त वो व्यक्ति आमतौर पे डाइंग डिक्लेरेशन को मेक आउट कर रहा था उस वक्त वो फिट स्टेट में नहीं था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि वो फिट स्टेट में क्या मेंटल रूप पे नहीं था या फिजिकल रूप में नहीं था। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब इतना तो क्लियर है कि भाई वो व्यक्ति फिजिकली रूप से तो फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति मरने की कगार पे है आखिर वो फिजिकली रूप से कैसे फिट होगा। अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति मर चुका है अब मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दैट पर्सन वाज मेंटली फिट और नॉट। तो अगर हम इन चारों विकल्पों को देखते हैं तो हमें ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा क्लियर कट नज़र आता है। तो आमतौर पे इसका जो बेहतर विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके तीसरे सवाल को देखते हैं तो ये आमतौर पर बात करता है आपका सेक्शन 33 के रिगार्डिंग, जो आमतौर पर बात करता है उस प्रोसीडिंग्स के बारे में जो आपकी सब्सिक्वेंट है, चाहे वो जुडिशियल हो और चाहे वो आपकी किसी भी स्टेज पे कोई ना कोई प्रोसीडिंग के बारे में क्यों ना हो। अब यहाँ पर यह कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस विल नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सेक्शन 33 जो है वो बेसिकली कुछ परिस्थितियों का जिक्र करता है जिसमें ये कहा गया है कि आमतौर पे वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं या वो कौन से केसेस हैं जहाँ पर आमतौर पे जो विटनेसेस के जो एविडेंस होते हैं उसको हम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 33 के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला पार्ट है वो निकल कर आता है कि व्हेन द विटनेस इज स्टेइंग अब्रॉड, यानी कि जो गवाह है वो आपका विदेश में है। दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि व्हेन द विटनेस इज डेड। तीसरे पार्ट में ये कहा गया है व्हेन विटनेस कैन नॉट बी फाउंड। चौथे पार्ट में ये कहा गया है कि व्हेन द विटनेस इज इन कोमा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनमें से जो तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो आपको सेक्शन 32 के अंदर नज़र आएंगी, 32 के अंदर। लेकिन 33 के अंदर जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ आपके पास एक विकल्प है और वो ये है द विटनेस इज स्टेइंग अब्रॉड, यानी कि जो गवाह है वो आपका ऐसी जगह पर रह रहा है जो पर्टिकुलरली आपके अधिकार क्षेत्र या आपकी रेंज के बाहर की बात है। क्योंकि यहाँ पे जब हम सेक्शन 33 को देखते हैं तो ये बात करता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंसेस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स द ट्रुथ ऑफ अ फैक्ट देयरइन स्टेटेड, यानी कि आमतौर पे उस फैक्ट के बारे में सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर चर्चा की जाती है ताकि हम इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या वो सत्य है या नहीं। अब अगर हम चौथे सवाल पर आते हैं तो आमतौर पर ये बात करता है उन पब्लिक रिकॉर्ड्स के बारे में, उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में जहाँ पर इन जनरल सेंस में क्या होती है, प्रॉपर एंट्री होती है। तो यहाँ पर कहा गया है अक्यूज्ड वांट्स टू सबमिट आर डॉक्यूमेंट्स फॉर कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द डॉक्यूमेंट बिकेम इररिलेवेंट।
अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर हम पार्ट 1 को देखते हैं तो ये बात करता है फैक्ट इन इश्यूज़ की। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो ये बात करता है आपकी रिलेवेंसी की, यानी कि फैक्ट इन इश्यूज़ के तहत भी आपका ये डील नहीं करता है और ना ही ये रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग आपका डील करता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट एन एंट्री मेड बाय पब्लिक सर्वेंट। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर एंट्री की बात की जा रही है आपके पब्लिक या अदर ऑफिशियल बुक में। अब यहाँ पर वो एंट्री आपकी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की जाएगी या नहीं, इस बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो बात करता है इट इज़ नॉट एन एंट्री मेड इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक रजिस्टर और दी रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आमतौर पे ये जो चीज़ें हैं जिसका जिक्र आमतौर पर आपके पब्लिक या ऑफिशियल या रजिस्टर बुक में की जा रही है, वो आपका सेक्शन 35 के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो रिलेवेंट है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आपका यूज़ किया गया है बिकेम इररिलेवेंट। इस आधार पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आमतौर पे सेक्शन 44 को आपको समझने की ज़रूरत होती है। 44 ये कहता है कि बेसिकली आपको एक जजमेंट मिला तो है, लेकिन वो जजमेंट आपको एक ऐसी कोर्ट से मिला है जो इनकॉम्पिटेंट है, या वो जजमेंट आपको एक मिथ्या या एक फ्रॉड या एक कोलिजन के रूप में मिला है जो कि टेक्निकली रूप से गलत है। तो यहाँ पे अगर आप 5 नंबर के सवाल के एग्जैक्ट वर्डिंग को देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलता है अ पार्टी वॉन्ट्स टू सेट असाइड अ जजमेंट अंडर सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन ही डू सो। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है इन केस द जजमेंट वॉज पास्ड बाई अ सुपीरियर कोर्ट, ठीक है। दूसरे में है इन केस द पर्सन चैलेंजिंग इज अ स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग्स। जाहिर सी बात है स्ट्रेंजर का तो कोई राइट होता ही नहीं है। तीसरे में कहा गया है इन केस द जजमेंट वॉज रिजल्ट ऑफ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इन अ केस द जजमेंट वॉज पास्ड बाई अ सुपीरियर कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट की, और आमतौर पे सुपीरियर के पास हम यूजुअली जाते हैं अपील में। लेकिन यहाँ पे चूँकि सेक्शन 44 बात करता है कि एनी पार्टी टू अ सूट और द अदर प्रोसीडिंग्स मे शो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच इज़ रिलेवेंट अंडर सेक्शन 40, 41 और 42 which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or the collision। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका एग्जैक्टली सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं तो ये बात करता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो आपका सेक्शन नंबर 61 है यूजुअली वो किस बारे में बात करता है। तो आमतौर पर देखिए ये आपके कंटेंट के बारे में बात करता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रूफ करना है या सबमिट करना है एज एविडेंस के रूप में, तो सेक्शन 61 आपको 2 विकल्प देता है, या तो आप प्राइमरी एविडेंस के रूप में सबमिट कर सकते हैं और या तो आप सेकेंडरी एविडेंस के रूप में सबमिट कर सकते हैं। ये बात अलग है कि कोर्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सबमिट द प्राइमरी एविडेंस इन केस अगर प्राइमरी आपके पास किसी वजह या किसी परिस्थिति की वजह से नहीं होता है, तो आमतौर पर आपके पास सेक्शन 63 में भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जहां पे आप सेकेंडरी एविडेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये बात अलग है कि सेक्शन 65 के अंदर आपके सामने 7 अलग अलग परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जहां पे आपसे उम्मीद की जाती है कि इन परिस्थितियों में आप सेकेंडरी एविडेंस भी पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलता है द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और दी सेकेंडरी। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन को देखेंगे तो सिर्फ प्राइमरी का जिक्र किया गया है, अगर आप ऑप्शन डी को देखते हैं तो सिर्फ सेकेंडरी का जिक्र किया गया है, अगर आप ऑप्शन सी को देखते हैं तो यहाँ पर एंड वर्ड का जिक्र किया गया है। लेकिन जब आप ऑप्शन डी को देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो वर्ड जिक्र किया गया है वो किया गया है और का मतलब होता है अथवा, या तो आप प्राइमरी दीजिए या तो आप सेकेंडरी दीजिए, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। अब ये नहीं कि सिर्फ आपको प्राइमरी देना है, ये भी नहीं कि सिर्फ आपको सेकेंडरी ही देना है, और ये भी नहीं कि हर परिस्थितियों में आपको दोनों देने हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म माना जाएगा। उसके बाद
आप यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो आमतौर पर बात करता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी एविडेंस आपका डिफाइंड किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 63 में, जहाँ पर कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है, जैसे कि सर्टिफाइड कॉपीज़, जैसे कि कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेस। यहाँ पर तीसरे क्लॉज में जिक्र किया गया है कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल। जहाँ पे चौथे पार्ट में जिक्र किया गया है काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का, और पाँचवें क्लॉज में जिक्र किया गया है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ और डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। तो आमतौर पे जो सेक्शन 63 है, बेसिकली ये आपको एक परिभाषा बता रहा है कि व्हाट कम विद इन द पर्वी ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस। और ये चीज़ें आपको अक्षरशः नहीं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि 63 के क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, क्लॉज 3 में क्या कहा गया है, क्लॉज 4 में क्या कहा गया है और क्लॉज 5 में क्या कहा गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कह रहा है कि बी एक अक्यूज्ड है, अपराधी है, वो सबमिट करना चाहता है कार्बन कॉपी ऑफ द सुसाइड नोट्स एज अ सेकेंडरी एविडेंस। अब आमतौर पे प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, इसका जिक्र आपको सेक्शन 62 के अंदर देखने को डिटेल में मिलेगा। और कोर्ट की भी आपसे गुजारिश होती है कि सबसे पहले आप प्राइमरी एविडेंस को ही पेश करें। अगर किसी वजह से प्राइमरी एविडेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है या एडवर्स पार्टी के पोजीशन में है, तो आमतौर पे वहाँ पर विद द लीव ऑफ द कोर्ट आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, द ओरिजिनल इज विद द अपोजिट पार्टी एंड ही हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस द सेम। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो बात कही गई है उसका क्रक्स आपको 64 में भी देखने को मिलता है और आमतौर पे उसका क्रक्स आपको 65 में भी देखने को मिलता है। यानी कि 64 में ये कहा गया है कि वैसे तो देखिए आपको प्राइमरी एविडेंस ही देने पड़ेंगे या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके सामने वो परिस्थितियाँ होती हैं जिसका जिक्र इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 में किया गया है, तो वहाँ पे आमतौर पर कोर्ट आपको एक छूट दे रही है और वहाँ पे विद द लीव और लीव ऑफ द कोर्ट आप क्या कर सकते हैं, आप सेकेंडरी एविडेंस को भी पेश कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका 64 और 65 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपके सामने कुछ परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। वो परिस्थितियां बताई गई हैं कि सेकेंडरी एविडेंस किन किन परिस्थितियों में आपका एडमिट हो सकता है, लेकिन ओनली इन द मैटर ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब क्या है कि 65 आपका ये कह रहा है कि देखिए, अगर आपके पास 64 के अंतर्गत प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है और हमने 65 के अंदर 7 अलग अलग परिस्थितियों का जिक्र किया है, अगर इन 7 में से किसी भी एक परिस्थिति के अंतर्गत अगर आपका केस सॉल्व होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। और अगर इसके अंदर आपका केस सॉल्व नहीं होता है, तो आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा। अब आइए लगे हाथों देखते हैं कि भाई सेक्शन 65 के अंदर जो 7 अलग अलग परिस्थितियां हैं वो क्या कह रहा है। पहले पार्ट में बात कही गई है कि आमतौर पे जो ओरिजिनल है वो पोजीशन में है या किसी ऐसे व्यक्ति के पावर में है जिसके अगेंस्ट ही आपका मुकदमा चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति आपकी आउट ऑफ रीच है, या आमतौर पे हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को लीगली रूप से बाउंड किया गया था प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसने प्रोड्यूस नहीं किया। अब जब उसने अब नहीं प्रोड्यूस किया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी वो प्रोड्यूस करे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कोई एफिडेविट दिया होगा कि अब वो डॉक्यूमेंट्स उसके पोजीशन में नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो अगर किसी चीज़ को लेकर एडमिटेड फैक्ट है जो आपका रिटर्न में है, तो वहाँ पर भी आप सेकेंडरी एविडेंस ईजिली दे सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके लिए भी आप सेकेंडरी पेश कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ईजिली मूव नहीं हो सकती है, उस केस में भी आप सेकेंडरी पेश कर सकते हैं। 74 सेक्शंस के अंतर्गत पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है। आमतौर पे उसको ले जाने की इजाज़त नहीं होती है तब तक जब तक कि कोर्ट खुद ना उसको पेश होने के लिए हाजिर करे, तो आमतौर पे वहाँ पर भी आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी से काम चला सकते हैं। और अगले पार्ट में भी सर्टिफाइड कॉपी का ही जिक्र किया गया है। और
इसका जो 7th एक्सेप्शन है वो बात करता है आपके न्यूमरस अकाउंट्स के बारे में, जहां पर वो पूरा का पूरा एक कागज़ों का पुलिंदा है, जहां पर आप एक साथ सभी को मूव नहीं कर सकते हैं। तो आमतौर पे वहां पर आप सिर्फ चंद उसके पेपर की सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश कर देते हैं और कोर्ट उसको एडमिट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन 10 को लेके, तो बेसिकली ये आपका जो है 67A से आपका ताल्लुकात रखता है। अब अगर आप 67A को देखते हैं तो ये बात करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली 67A किस बारे में बात करता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आमतौर पे ये क्या किसी अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली इसका जो इंसर्शन है वो आपका एक्ट नंबर 21 सन 2000 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वो आपका बात करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के रिगार्डिंग, जहां पर आमतौर पे यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं हम इसको ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये आपके सेल्फ प्रूफ्ड होंगे तब तक जब तक कि इनको डिसप्रूव्ड करार ना कर दिया जाए। तो आमतौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 78 है वो बात करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के रिगार्डिंग, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह की 6 परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। आप इसको भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं तो आमतौर पर ये बात करता है आपके सेक्शन नंबर 119 के रिगार्डिंग। अब अगर हम इसके सवालों को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आमतौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो कौन सा सेक्शंस है जिसको कि अमेंड किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंसर्शन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर अमेंड की बात की जा रही है, यानी कि या तो इसके अंदर कुछ शब्दों का हेरफेर हुआ होगा और या तो इसको प्रतिस्थापित किया गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहले 119 आपका बात करता है डम्प विटनेस के। अब उसी को यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया गया है और ये बताया गया है कि बेसिकली आपका सन 2013 में एक्ट नंबर 13 के ज़रिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था, जहाँ पर आमतौर पे उन विटनेसेस की बात की जाती है जो बोलने में असमर्थ होते हैं। और सवाल ये है कि उनको एविडेंस भी देना है। तो अब सवाल ये है कि बोल तो सकते नहीं हैं, तो क्या अब वो लिख के देंगे, क्या वो सिग्नेचर करके देंगे, और अगर देंगे तो ये सारी चीज़ें ओपन कोर्ट में होनी चाहिए और इसको हम ओरल एविडेंस के दायरे में ही रखते हैं, भले ही वो किसी वजह से बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो क्या हैं, डम्प विटनेस के पर्व्यू के अंदर फॉल होते हैं। उसके बाद आमतौर पे जो सेक्शन 154 है ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेसिकली महत्वपूर्ण है और आमतौर पे ये आपका बात करता है हॉस्टाइल विटनेस के संदर्भ में। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि 154 कहता क्या है। तो यहाँ पे आमतौर पे 154 एक प्रकार से हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बात करता है, जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोर्ट चाहे तो वो इजाज़त भी दे सकता है। कोर्ट अगर चाहे तो अपनी मर्ज़ी से एक पार्टी को इस बात की इजाज़त दे सकता है कि वो उससे वो सवाल पूछे जो सवाल यूजुअली उससे क्रॉस एग्जामिन में एडवर्स पार्टी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, ताकि हम कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा सके और कोर्ट को ये बता सके कि हुजूर भले ही ये व्यक्ति हमारी तरफ से एज आ पार्टी विटनेस कॉल हमने किया था, लेकिन अब फ़िलहाल ये हॉस्टाइल हो चुका है और इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता है। तो इसका जिक्र आपको सेक्शन 154 के अंदर देखने को मिलेगा और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अगले सवाल की ओर आते हैं तो इसका जिक्र आपको सेक्शन 148 के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली आमतौर पर कोर्ट के ऊपर कुछ जिम्मेदारी डाली गई है। अब नाउ इट इज़ द कोर्ट जिसको ये डिसाइड करना है कि आमतौर पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, कौन से क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए। इट इज़ द कोर्ट
हु विल हैव टू डिसाइड कि कौन से क्वेश्चन आपके प्रॉपर हैं, कौन से क्वेश्चन आपके इम्प्रॉपर हैं। हम कह सकते हैं कि आमतौर पे यहाँ पर इट इज़ द कोड जो इस बात से ये निष्कर्ष निकालता है कि अगर एक विटनेस किसी भी सवाल का जवाब देने से मना करता है तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं या हम ये एक नज़रिया निकालते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो उसके फेवर में ना हो। तो आमतौर पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 148 में के अंदर जजेस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहाँ पर वो आमतौर पे एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं तो बेसिकली ये बात करता है आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और इसका जिक्र आपको आमतौर पर देखने को मिलता है सेक्शन 145 में। अब सवाल ये है कि अगर आप देखते हैं क्रॉस एग्जामिन तो वो तो आपका डिफाइंड किया गया है सेक्शन 137 में, लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कन्वे किया गया है ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस as to previous statements made before the police, almost all contradiction or the omissions were brought on record, which were portions from the statement made before the police that were not deposed before the court, which of the following statements will apply to the case। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस एग्जामिन देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसका जिक्र आपको सेक्शन 137 के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जब कभी भी हम क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रीवियस स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्शन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर एक विटनेस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है क्योंकि उसने पहले में लिखित रूप में कोर्ट के सामने कुछ और दिया था और अब वो कोर्ट के सामने अपने किसी और स्टेटमेंट को पेश कर रहा है। तो आमतौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 145 भी कहीं ना कहीं विटनेस की जो वेरासिटी होती है उसको चेक करने के लिए होता है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इन कंटेक्स्ट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसी तरीके से आपके सामने इंडियन एविडेंस एक्ट के हर वो MCQs जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको आपके साथ एक विस्तार पूर्वक चर्चा के दौर में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग MCQ को जब भी सॉल्व करें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये देखें कि वो MCQ आपका किस सेक्शन से फ्रेम आउट किया गया है। इसके बाद आपकी प्राइमा फेसाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप उस पूरे के पूरे सेक्शंस को पढ़ें, उसके अंदर कोई महत्वपूर्ण केस है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई इलस्ट्रेशन है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि अगर अगली बार आपसे कोई भी सवाल उस सेक्शन से कितना भी घुमा और फिरा के क्यों ना पूछा जाएगा, आप उसका बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।